हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर 1 का पेपर था आपका। उससे पहले मैराथन सीरीज आई थी जिसमें पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको रिवाइज करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। अब हम एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो डिस्कस करेंगे, क्या आंसर्स थे और अब क्या लिख कर आए हो। मोस्ट ऑफ द पेपर जो रिवीजन सीरीज थी उससे कवर था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार आंसर शीट देखते हैं आप आंसर्स में क्या लिख कर आए हो। ठीक है, चलो सबसे पहले थे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, तो आपको कैसे आंसर लिखना था। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन इन बिजनेस। क्या करते हैं हम अकाउंटिंग में? ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी समरी बनाते हैं, उनको डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, यही होता है अकाउंटिंग और आपको यही लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, बचपन में ऐसा पढ़ लिया था हम लोगों ने। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट? कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। पर्सन में कौन आते हैं? सारे पर्सन, वेदर इट इज नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? आपके सारे एसेट्स आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस एंड गेन्स किस में आते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट में। साथ में ही आप क्या लिख कर आ जाते हैं? इसका रूल लिख कर आ जाओगे तो एग्जामिनर तो एकदम खुशी हो जाएगा। एग्जामिनर रूल देख के क्या खुश हो जाएगा? बच्चे को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ही पता है, उसके रूल्स भी पता है। क्या रूल होगा पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ पर हम ये पढ़ नहीं रहे हैं, बस एक बार हम आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। पढ़ हम पहले ही चुके हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, विच बैलेंस इज एग्जिस्टेड इन सेल्स रिटर्न बुक। सेल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो सेल रिटर्न का कौन सा हो गया? आपका डेबिट बैलेंस। देखो आप सामान बेचते हो तो कैश आता है, सेल क्रेडिट होती है। वही बेचा हुआ सामान रिटर्न आ जाए तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ पर आता है ये? एक आप इसकी लेजर बनाओगे, ट्रायल में ये डेबिट साइड आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के जस्ट नीचे क्या लिखते हैं? सेल। उसमें से क्या हो जाती हैं? रिटर्न्स माइनस। और क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? क्या है? रिटर्न इनवर्ड। क्या है दूसरा नाम? रिटर्न इनवर्ड। बैलेंस शीट में आती है क्या सेल्स रिटर्न? नहीं आती। ठीक है, बैलेंस शीट में सेल्स रिटर्न नहीं आती। लेकिन आपने कैश में सामान बेचा, माल वापस आ गया, कैश का बैलेंस कम, वो कहाँ शो हो जाएगा? आपका बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। आपने उधार सामान बेचा, डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो डायरेक्टली बिजनेस से एट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया। बिजनेस को चलाने के जितने भी खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, लीगल फीस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। क्या हो गए आपके ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? कहाँ शो होते हैं? P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके शो होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी एट सेलिंग प्राइस इंक्लूड 25% ऑन कॉस्ट। ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को सामान भेजता है किस पर? 25% ऊपर। अब कॉस्ट मतलब वो प्रॉफिट को इंक्लूड करके उसको सामान सेल करता है। Find out the amount of unrealized profit in such closing stock of rupees 30,000 in डिपार्टमेंट बी। अभी डिपार्टमेंट बी के पास 30,000 का माल पड़ा हुआ है, उसमें से आपको क्या निकालना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब वो हिस्सा जो स्टॉक में किसका है? प्रॉफिट का है। गलत हो जाएगा अगर शो करेंगे उसे, इसलिए क्या निकालते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 30,000 के अंदर 25% कॉस्ट के ऊपर क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे? रेट इंक्लूडेड है तो 100 प्लस रेट, आंसर आ जाएगा आपका 6,000। 30,000 अपॉन 100 प्लस रेट। अच्छा, रेट यहाँ कॉस्ट पर 25% है तो सेलिंग प्राइस पर कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट ही 20% हो जाएगी। तो डायरेक्ट ही आप क्या निकाल दोगे? 30,000 का 20%, या फिर क्या कर सकते हो? 25 अपॉन
125, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंट। क्यों बनाते हैं हम ब्रांच अकाउंट? ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए, है ना, उनको कंसोलिडेट करेंगे हम बाद में हेड ऑफिस के साथ, इसीलिए हम ब्रांच का प्रॉफिट निकालते हैं। अलग से उनके एक्सपेंसेस, अलग से उनकी इनकम डिराइव करने के लिए हम क्या निकालते हैं? ब्रांच का प्रॉफिट। टू डिटरमाइन प्रॉफिट इन लॉस ऑफ ईच ब्रांच, जिससे हर एक ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस आपको पता चले। टू कंट्रोल ब्रांच ऑपरेशन, आपको पता रहेगा कि इस ब्रांच को कितना कंट्रोल करना है और इसको कितना, और हेड ऑफिस का क्या बना रहेगा? ब्रांच के ऊपर कंट्रोल बना रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ईच ब्रांच की, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मिसलीडिंग एक्टिविटी हो रही है, उस पर भी क्या हो जाएगा? नजर आ जाता है। ठीक है, स्टॉक का मैनेजमेंट सही से रहता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखने थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने 4 पॉइंट भी लिखे हैं, वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का आपको क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। कैसे निकालते हैं हम लॉस ऑफ प्रॉफिट? देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जीपी निकालोगे। जीपी कैसे निकलता है? सेल में से सीओजीएस माइनस कर देते हैं, क्या आ जाता है? जीपी। उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे? टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल रेवेन्यू, कितनी आपने सेल की। शॉर्टफॉल इन टर्नओवर, उस पीरियड में कितनी सेल कम हुई, निकालते थे ना अपन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। उसमें क्या करते थे कि जिस टाइम पीरियड में हमारा बिजनेस ऑपरेशन क्या रहे, अफेक्टेड रहे, उस साल हमें कितनी सेल हुई और उससे पहले सेम उसी पीरियड में हमें कितनी सेल हुई थी। मान लेते हैं जनवरी से अप्रैल तक आपका बिजनेस क्या हुआ, ऑपरेशंस में दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि पहले आग लग चुकी थी। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट ईयर जनवरी से अप्रैल में हमारे कितनी सेल हुई, मान लेते हैं 2 लाख की हुई, इस बार 40,000 की हुई। डिफरेंस क्या हो गया आपका? 1,60,000। ये क्या हो गया? शॉर्टफॉल इन टर्नओवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? जहां पर बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। तो एक तो फीचर यही हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम मिसिंग होता है। और देखो, डबल एंट्री सिस्टम मिसिंग है तो क्या नहीं होगी? एक्यूरेसी नहीं होगी, रेलिवेंस नहीं होगा, उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से हम फाइनेंशियल्स पे क्या नहीं कर सकते? रिलायबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज प्राइस इज द टोटल अमाउंट दैट अ बायर हैज टू पे टू एक्वायर ओनरशिप ऑफ एन एसेट अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज प्राइस क्या होती है? जो एक खरीदार मतलब बायर को देनी पड़ेगी उस असेट की ओनरशिप को लेने के लिए। टोटल प्राइस जो बायर को देनी है असेट की ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए, लेने के लिए, वो क्या होती है? आपकी हायर परचेज प्राइस। क्या होता है इसके अंदर? देखो, कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब जितने एसेट की वैल्यू है वो, प्लस इंस्टॉलमेंट भी आएगा। तो क्या आ गया? इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट अमाउंट भी आएगा। कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। लास्ट आता है आपका व्हाट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हायर परचेज वाला जो चैप्टर था उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था 2 तरीके के क्वेश्चन, टोटल असेट मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस वाला मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या होता है? फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट पे हमें जितनी इंटरेस्ट देनी है ना, सबको हम आज ही किस में लिख लेते हैं? इंटरेस्ट सस्पेंस में, और धीरे धीरे हर साल उससे क्या करते जाते हैं? राइट ऑफ करते जाते हैं। बस क्या है ये? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यही होता है। सेपरेट इंटरेस्ट फ्रॉम प्रिंसिपल से अलग जो इंटरेस्ट होती है उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उससे हम ईच ईयर राइट ऑफ करते हुए जाते हैं। स्टार्टिंग में ही सारा इंटरेस्ट का पैसा ऑन फ्यूचर अपकमिंग इंस्टॉलमेंट उसमें जमा कर देते हैं। तो एक बार इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता है? आपका डेबिट हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता रहता है? क्रेडिट होता रहता है। हम खर्चे को बार बार हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं। ये हो गए आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन। इनमें आपको इतना ही लिखना था ना, 1 लाइन का आंसर भी नहीं लिखना था और ऐसे 3-4 पन्ने का आंसर भी नहीं लिखना था। ओके, नेक्स्ट देखो, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन मैक्सिमम 150 वर्ड। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पार्ट हैं, आपको डिफरेंस बताना है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का। सबसे पहला डिफरेंस, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। कैश
कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? फॉर द अर्ली पेमेंट, कि हमें आज ही पेमेंट हो जाए या फिर नियर फ्यूचर 10 to 15 डेज में भी क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट में लिस्ट प्राइस पर डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाता है। आप क्रेडिट परचेज करते हो तो, कैश परचेज करते हो तो भी दिया जाता है। आप पेमेंट आज करो, कल करो, 2 महीने बाद करो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेजरली मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते ही हैं। कैश डिस्काउंट कौन देगा? शॉपकीपर देगा। किसको? कंज्यूमर को या रिटेलर को, कि भाई जल्दी माल दो, जल्दी पैसा दो। हाँ, तो हम आपको क्या देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और कहाँ रिकॉर्ड होगा ट्रेड डिस्काउंट? रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस पूछा गया आपसे, कमीशन एंड डिस्काउंट। देखो, कमीशन क्या है? वो अमाउंट जो आपको पे करना है किसके ऊपर? जिन लोगों ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है। जैसे कि एजेंट की सर्विसेज हो गई, ब्रोकरेज सर्विसेज हो गई, तो आप क्या करते हो? उन लोगों को क्या करते हो? आप पेमेंट बेस्ड पर क्या देते हो? कमीशन देते हो, है ना। आपने कमीशन डिसाइड किया प्रॉफिट के बेस पर, सेल के बेस पर, उन्होंने जितने कस्टमर लाए उसके बेस पर। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब छूट, जो आप कंज्यूमर को देते हो। क्यों? सेल बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा जल्दी आने के लिए। ठीक है, आया समझ में? कमीशन क्या होता है? वो अमाउंट जो आप एजेंट्स को देते हो, ब्रोकरेज को देते हो, किसके लिए? सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उन्होंने, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव। बी वाला क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय बिजनेसेस with multiple departments to track the income, expense, profit and loss within a roof। आपने अपने बिजनेस के कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, उनकी इनकम, उनके एक्सपेंस, उनके प्रॉफिट, उनके लॉस अलग से डिराइव करने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, आपको ये यूज क्यों करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। कि देखो, कंट्रोल बना रहता है। जो ब्रांच के थे ना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पे भी लिख देने हैं। दैट इज कि डिपार्टमेंट्स पर क्या बना रहता है? आपका कंट्रोल बना रहता है। हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हम अलग से डिराइव कर सकते हैं। फैसिलिटेट द कॉस्ट कंट्रोल, हेल्प इन सेटिंग टारगेट एंड बजट। आप हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दोगे, स्टैंडर्ड दोगे, उनको बजट बना के दोगे कि आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, काम करना है। टू इवेल्युएट ऑफ डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस आपको पता लगेगी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से। और परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है? बैलेंस शीट से मेजर होती है, P&L से मेजर क्या होता है आपका, क्या होती है? परफॉर्मेंस मेजर होती है आपके बिजनेस की। किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बैलेंस शीट, P&L, रीडिंग क्या बताते हैं कि बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस की क्या पोजीशन है। ठीक है, आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करना है या फिर बंद ही कर देना है। अच्छा काम कर रहा है तो भाई इसमें पैसा लगाओ, डिपार्टमेंट को बढ़ाओ। अगर काम ही नहीं कर रहा, लॉस ही लॉस आ रहा है, तो डिपार्टमेंट को ताला मारो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अ फायर्ड अकाउंट ऑन 30 जून 2024, 30 जून 2024 को गोदाम में आग लग गई। किसके? रिधिका ट्रेडिंग कंपनी। रेट ऑफ जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, स्टॉक सेल्वेज वॉज 36,000। जीपी दे रखा है आपको कितना? 25%। ठीक है, स्टॉक सेल्वेज वैल्यू 36,000। कुछ पैसा वो स्टॉक बच गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 36,000। जले हुए माल में से कुछ माल बचा, उसको बेचने के बाद आपको 36,000 रुपये प्राप्त होंगे। Ascertain the claim to be lodged from the following figures। आपको 1 अप्रैल 2024 का स्टॉक दे रखा है, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। वेजेस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे 3,05,000। परचेज दे रखी है आपको 1 अप्रैल से जहां तक आग लगी वहां तक की, और सेल भी दे रखी है। गुड्स यूज बाय द राधिका प्रोप्राइटर कितने दे रखी है? 40,000। क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जीपी ज्ञात करेंगे। दे रखा है कितना? 25% ऑन कॉस्ट। तो अब क्या निकालेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे क्या निकालेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक।
कि जिस दिन हमारी गोडाउन में आग लगी ना, उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। कैसे निकालेंगे? जो फिगर्स दे रखी हैं आपको उनसे हम इसे निकाल देंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,40,000। डायरेक्ट खर्चे कितने दे रखे हैं? 3,05,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? वो सेल कितनी दे रखी है? 11 लाख। आपको परचेज कितनी दे रखी है? 5,55,000। आपको क्या निकालना है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या दे रखा है कि ये 25% ऑन कॉस्ट है, तो किस पे निकल जाएगा? फिर सेल पे निकल जाएगा। क्या? प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,10,000 का। 1,10,000 में से कितना अमाउंट हमें वापस मिल गया? सेल्वेज वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा? 36,000 को माइनस करेंगे, आएगा 74,000। और यहाँ पे एवरेज क्लॉज का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो क्लेम कितना है आपका? 74,000, दैट इज 74,000। गॉट इट? कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था अपन को बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड क्या होता है और हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड के बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस भी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की पहले मीनिंग भी बतानी है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड क्या होता है? जहाँ पे बायर गुड्स परचेज करता है, लेकिन उसका पेमेंट कैसे करता है? धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करता है। ठीक है, कैसे करता है? इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा एक साथ ना देकर धीरे धीरे अमाउंट देता है। मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकती है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है ना। डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है, फिर कुछ आपको डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है, कुछ हमें डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। मान लेते हैं आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख की, तो 2-3 लाख रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे? डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। वॉट एवर द पॉलिसी इज, तो आपको 2 लाख रुपए मान लेते हैं डाउन पेमेंट के करने पड़े, मतलब उस वक्त ही देने पड़े। वो क्या हो गया? डाउन पेमेंट। कैश प्राइस क्या हो गई? गाड़ी की जो वैल्यू है दैट इज 10 लाख। जो पेमेंट आपने आज ही किया दैट इज डाउन पेमेंट। 8 लाख क्या बची? जिसपे अब आप क्या लगाओगे? इंस्टॉलमेंट क्रिएट करोगे। इंस्टॉलमेंट के साथ क्या देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट। सबको मिला के क्या मिल जाएगा? आपका टोटल प्राइस बन जाएगी। बस इसी की थ्योरी आपको लिखनी थी। ओनरशिप देखो, अब ये एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिफेंड करता है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि डाउन पेमेंट करते वक्त ही गुड्स आपके हो जाएंगे, तो किसका गुड है? बायर का गुड। और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के टाइम ही हम आपको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो ओनरशिप तब आएगी बायर के पास। इट डिपेंड्स टू एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। कुछ एग्रीमेंट डाउन पेमेंट के वक्त ही सेटल हो जाते हैं, कुछ लास्ट इंस्टॉलमेंट पर सेट होते हैं। अब आपको हायर परचेज और इसके बीच का डिफरेंस बताना है। हायर परचेज अभी ऊपर देखा था, जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कब? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। और इंस्टॉलमेंट में क्या है भाई? एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिफर करता है। वहाँ ओनरशिप तो उसी की होनी ही है, बायर की। बायर ने सामान खरीद लिया, बस पेमेंट ही तो नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिफर करता है। और हायर परचेज में क्या होता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही आपकी क्या पोजीशन आती है। ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट जो आपको उस वक्त पे करना होता है उसे क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। और इधर भी क्या कहते हैं उसे? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट जो आप इंस्टॉलमेंट के साथ देते हो, दोनों में वही क्या होती है? आपकी इंटरेस्ट होती है। बायर गुड्स को यूज कर सकता है हायर परचेज में, और इधर भी बायर गुड्स को यूज कर सकता है, डिपेंड अपॉन द पॉलिसी। की डिफरेंस क्या है? ओनरशिप का डिफरेंस है, पेमेंट शेड्यूल है, और रीपोजेसिबिलिटी। रीपोजेसिबिलिटी मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में और हायर परचेज मेथड में कि पोजीशन किसके पास है? गुड्स का। किसके पास है? गुड्स का। अब देखो, बायर के पास पोजीशन होगा हमेशा इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में। हायर परचेज में कभी कभी क्या होगा कि उस बायर के पास पोजीशन ना आए, वो गुड्स को यूज करे और उसे वापस दे दे, खरीदे ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूरे एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन है, पूरे 10 मार्क्स का। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और बोल रहे हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस निकालना है कौन से मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से और टोटल मेथड से। अब देखो बैलेंसिंग मेथड से कैसे निकालोगे, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, बिल्कुल सही दे रखा है। बिल्कुल, ये एक कॉलम बना देते हैं, ये सेम आ जाएगा 50,000। ड्राइंग्स, ये ड्राइंग है, ये वही डब्ल्यू है। ड्राइंग्स में डेबिट में 10,000, ये भी सही है। सलीम के अकाउंट में डेबिट में 12,500 है, क्रेडिट में 7,500। दोनों का बैलेंस कर दो, जो साइड जाता है उधर लिख देना। 12,500 डेबिट में है, क्रेडिट में है 7,500, तो नेट कितना हो गया 5,000 डेबिट। तो सलीम कौन है आपका, डेटर है। मोहन के में डेटर भी 8,000 से है और मोहन क्रेडिटर भी 8,000 से है, तो मोहन आएगा ही नहीं बुक्स में। परचेज अकाउंट 37,500, परचेज डेबिट ही होता है, पर कुछ रिटर्न्स होंगी तो इसको माइनस कर दो, नेट लिख दो 32,500। सेल आपका दे रखा है 45,000, बैंक अकाउंट दे रखा है 44,500 डेबिट में और ओवरड्राफ्ट लिया होगा 22,500 क्रेडिट में। दोनों का नेट कर दो, कितना आ जाएगा 22,000 डेबिट में। सैलरीज आपकी एक साइड डेबिट दे रखी है, लोन आपकी लायबिलिटी इधर दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्डिंग सही है। अमर का अकाउंट डेबिट है 7,500 से और क्रेडिट है 11,000 से। नेटिंग कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 3,500 क्रेडिट में। डिस्काउंट 1,500 का दिया है, 1,000 का मिला है, तो नेट कितना 500 का दिया है। मशीन दे रखी, ठीक, दोनों साइड का टोटल कर देना। क्वेश्चन कंप्लीट। ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंसिंग मेथड आपका क्या हो गया, खत्म। टोटल मेथड से ये दे ही रखा है। आया समझ में कितना इजी क्वेश्चन है। इसी के और में आपको दे रखा है कि आइटम्स का नाम बताओ जो ट्रेडिंग और पी&एल में आते हैं। स्टार्टिंग से ट्रेडिंग और पी&एल का क्या लिख देना, फॉर्मेट लिख के आ जाना। क्या क्या फॉर्मेट है, देखो ट्रेडिंग का फॉर्मेट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2-4 डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम लिख दो, वेजेस, कैरियर्स, इनवार्ड, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के कुछ खर्चे है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल ऑफ फैक्ट्री। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या गया, जीपी। अब आ जाओ पी&एल में, सारे इनडायरेक्ट खर्चे जैसे कि सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट, एडमिन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सब किस में आ जाएंगे, पी&एल में आ जाएंगे। ठीक है, क्या निकल जाएगा उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर का। सिर्फ फॉर्मेट पूछा है आपसे और आपके फ्री के 10 नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और भी इजी क्वेश्चन है। 31 मार्च 2024 को अल्का ट्रेडर्स हैविंग 3 डिपार्टमेंट ए बी सी सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आस्क यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई बात नहीं, बना देंगे। डिपार्टमेंट ए की परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, वेजेस दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं। क्या लग रहा है आपको, इससे जीपी आ जाएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक भी हमें मिल जाए तो। देखो दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। Of any department could not taken, it was estimated that GP will be 40%, 30%, 20%। GP की रेट दे रखी है कितनी, 40%, 30% और 20%। किसका, सेल का। इसका मतलब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। देखो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस, जीपी किसका निकलेगा, सेल का 40%। डिपार्टमेंट ए की बात कर रहे हैं तो सेल का 40% कितना हो गया, 3,000, टोटल आ गया 10,800। सेल माइनस करो, आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक। सेम निकल जाएगा बी का, सेम निकल जाएगा सी का। परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखे हैं, सेल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, जीपी भी दे रखा है। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से आंसर आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या बनाना है, ट्रेडिंग बन गया, पी&एल भी पूछा है, पी&एल का कोई खर्चा होगा तो बांट देंगे। देखो खर्चा है या नहीं है। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, 810 विच आर टू बी अपॉर्चुनेटेड इन रेशियो ऑफ जीपी। 810 है ना, सारा का सारा टोटल खर्चा है, मतलब डिपार्टमेंट्स में भी बटा नहीं है। बांट तो तीनों डिपार्टमेंट में, कैसे बटेगा, जितना जीपी आएगा ना उसके रेशियो में बट जाएगा।
देखो ऊपर वाले पॉइंट में जीपी कितना निकला था 3000, 1800 और 600। इनका क्या निकाल दो आप, रेशियो निकाल दो। क्या रेशियो आएगा, 1:3:10, 1:3:5। कितना आया, 1:3:5। मतलब डिपार्टमेंट ए का 5 है, डिपार्टमेंट बी का 3 है, डिपार्टमेंट सी का 1 है। 5:3:1 में किसको बांट दो, 810 को बांट दो, बांट देंगे 810 बच जाएगा 5:3:1 में। ठीक है, तो जो जीपी आया हर एक डिपार्टमेंट की जीपी में से हर एक डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो। कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है तो देख लेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% ऑन बिल्डिंग, और ये किस में बटेगा, सेल्स रेशियो में। देखो बिल्डिंग तो एक ही है, बिल्डिंग का 10% क्या लगाओ, डेप लगा दो। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 9900, मतलब कितने का डेप्रिसिएशन, 990 का। उनके सेल के रेशियो में बांट दो। सेल कितनी थी, 7500, 6000 और 3000। इस रेशियो में दैट इज 5:4:2 हमने 990 का खर्चा बांट दिया। ठीक है, जीपी में से पहले अदर एक्सपेंसेस माइनस हो गए, फिर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग बन गया, P&L भी बन गया। आप इसे फॉर्मेट में भी बना सकते हो, जो हम ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बनाते हैं हम इसे वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है आपको। देखो आपको सारी फिगर्स दे रखी हैं, इधर आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1500, लिख दिए। आपको कैपिटल दे रखी है कितनी, 22500, 22500। हर एक डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना, कर दिया 3600। तीनों डिपार्टमेंट को जोड़ के इतना आया 3600। ड्राइंग्स को लेस कर देंगे, ड्राइंग्स दे रखी हैं आपको 900 रुपीज़ की। देखो द ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर वर 900 माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल आ गई 25,200, इनको जोड़ दिया, क्या आ गया, टोटल आ गया। असेट में क्या आएगा, डेटर्स दे रखे हैं आपको 4500 के, कैश है 450 का, बैंक के 4500 का, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर से लेकर आएंगे, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन है पेपर का ये, सेकंड इजी, फर्स्ट वाला ट्रायल बैलेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मेन अकाउंट्स टू प्रिपेयर इन स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसी के साथ और में जो क्वेश्चन है वो भी करवा देते हैं। देखिए स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं ब्रांच की अकाउंटिंग करते वक्त। पहला, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाएंगे जिसमें ब्रांच की स्टॉक के बारे में लिखते हैं, क्या क्या ओपनिंग है, क्या क्लोजिंग है, कितना ब्रांच को भेजा गया, कितना ब्रांच ने वापस भेज दिया, कितना बेच दिया। फिर आता है डेटर्स का अकाउंट, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना डिस्काउंट दिया, कितना बैड डेट हुआ, सारा किस में आएगा, डेटर्स अकाउंट में। फिर क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान प्रॉफिट पर भेजा है तो लोडिंग को रिवर्स किस में करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट में, दैट इज स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, बाय जीपी क्रेडिट साइड में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट साइड में लिखकर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ये बनता है आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड में 4 अकाउंट बनाए जाते हैं, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फायर अकर्ड ऑन 1st February 2024 in the premises of Priya Limited and business was partially disorganized up to June 2024। 1 फरवरी को आग लग गई और बिजनेस कब तक हिला रहा, 30 जून तक। मतलब सिस्टम अभी कब तक खराब है बिजनेस का, 30 जून तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 5 मंथ्स तक बिजनेस के ऑपरेशंस क्या रहे, खराब रहे, डिसऑर्गेनाइज रहा। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 फरवरी 2024 से 30 जून तक का क्या दे रखा है आपको, 1,50,000 टर्नओवर सेल दे रखी है। इसी पीरियड की लास्ट सेल दे रखी है। देखो लास्ट ईयर तो कुछ नहीं था, तो 5 महीने में 4,20,000 की। इस साल तो बिजनेस खराब चल रहा था ना आग लगने की वजह से, तो सेल कितनी हुई, 1,50,000 की। इससे क्या निकल जाएगा कि सेल में कितनी कमी आई है, शॉर्टफॉल इन सेल टर्नओवर। पूरे साल का टर्नओवर दे रखा है 9 लाख, जीपी के लिए यूज होगा। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के दे रखे हैं। लास्ट ईयर का टर्नओवर भी आपको
दे रखा है, कंपनी के एडिशनल एक्सपेंस भी दे रखे हैं और एडिशनल एक्सपेंस में कुछ सेविंग होती है वो भी दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्लेम निकालना है। देखो एक बार पहले क्या निकालेंगे, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। लास्ट ईयर सेल कितनी थी हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि 15% का क्या है ट्रेंड है। हम ये मानते हैं कि हर साल हमारा बिजनेस 15% से बढ़ोतरी होती है, मतलब 15% से सेल बढ़ जाती है। इस साल अगर 2 लाख की सेल हुई ना तो नेक्स्ट ईयर 2,30,000 की होगी। हम ऐसा मानते हैं कि 15% से हमारा टर्नओवर इंक्रीज होता है। तो देखो टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पहले तो उसे ही इंक्रीज कर दो 15% से, तो कितना लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका कितना दे रखा है, 8,40,000। लास्ट ईयर का टर्नओवर है 840, 15% बढ़ा दो 9,66,000। अब स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालो, कितने पीरियड का, जिस पीरियड में आग लगी। स्टैंडर्ड कितना था, 5 महीने का, लास्ट ईयर ही चल रहा है, कितना 4,20,000। इसको भी सोचेंगे कि ये भी 15% से बढ़ेगा। जब टोटल 15 से बढ़ा तो 5 महीने का भी 15 से बढ़ा दो, कितना आ गया 483। एक्चुअल में कितना हुआ है 150। 420 दे रखा है, 15% का ट्रेंड जोड़ा, 150 को माइनस करेंगे, 3,33,000 क्या आ जाएगा, शॉर्टफॉल इन सेल। क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ जीपी के, हमें प्रॉफिट का कितना नुकसान हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस नेट इंश्योर चार्जेस अपॉन एडजस्टेड टर्नओवर। नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 1,40,000, 1,40,000। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000, 1,12,000 डिवाइड करेंगे 966 से, आंसर आएगा 26.08। ये क्या है आपका, वो परसेंटेज जीपी का। इसी का हमें नुकसान हुआ है, किस पर, जब 3,33,000 की सेल नहीं हुई। इस सेल पे कुछ प्रॉफिट भी होता, कितना होता, 86,900 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट में वर्किंग कैपिटल का भी सीन है, वर्किंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उनका भी कैलकुलेशन कर देंगे। उसके बाद क्या निकल जाएगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका कितना आया है। देखो कंपनी ने कुछ एडिशनल एक्सपेंस करे हैं 13,400 के, कि भाई हमारा लॉस ऑफ टर्नओवर से कम हो जाए। दिस कैन नॉट एक्सीड जीपी सेव ड्यू टू दीज एक्सपेंसेस। अब देखो सेव जीपी कितना है, 1,50,000 आपको दे रखा है, इसका 26.08 कितना 39,120। कंपनी ने नुकसान को बचाने के लिए कुछ खर्चे करे। अब देखो आग लगती है तो आप अगर बाहर बैठ के देख रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया नहीं देगी आपको, तो आपको कुछ करना है जिससे आपको नुकसान कम हो। अब नुकसान तो हो गया, उसके बाद आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो आपने क्या करा, कुछ पैसे लगाए, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की भाई जिससे इतना नुकसान हो रहा है ये थोड़ा कम हो जाए। तो वो एक्सपेंस कितने हैं आपके 13,400। अब इससे आपके प्रॉफिट में बचाव कितने का हो गया, 39,120 का, और खर्चा कितना हो गया 13,400 का। टोटल लॉस कितना है आपका 1,00,300। 86,900 ऊपर, 13,400 भी जेब से गए, ये भी क्या है आपका नुकसान है। कुछ सेविंग की थी आपने, बिल्कुल की थी, कितने की 4,900 की। पूरे नुकसान में से 4,900 हमने माइनस कर दिए, 95,400। पॉलिसी अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, एवरेज क्लॉज पॉलिसी कितने की है 248 की। कौन बड़ा है 95,400, फुल अमाउंट मिल जाएगा। देखो 248,400 की पॉलिसी ले रखी है आपने और आपको नुकसान 95,400 का, इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा दे देगी, बशर्ते क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज का पॉइंट ना हो और नहीं है। तो आंसर क्या है 95,400। ये एडिशनल वाला पॉइंट समझ में आया कि 13,400 का आपने और खर्चा कर दिया, तो देखो प्रॉफिट का नुकसान था 86,900 और खर्चा कर दिया 13,400, टोटल कितना हो गया 1,03,000। उसमें से कुछ बच गया 4,900, वो माइनस कर दिया, क्या है आपका नुकसान निकल गया। वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहां पर बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता, उसके लिए कोई रूल नहीं है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रिवर, बिल्कुल नहीं, वो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है जहां पर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। क्या हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से पूरे की पूरी फाइनेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। चैप्टर भी पढ़ा था आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है आपको, जर्नल एंट्रीज बतानी है। परचेजर है एक्स कंपनी, सेलर है वाई कंपनी,
सामान जो बेचा गया वो है एक मशीन है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 1 अप्रैल 2021, कैश प्राइस मतलब मशीन की वैल्यू है 84,500, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट इसमें जोड़ी जाएंगी। इंस्टॉलमेंट पेबल कितने की है? 30,000। हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी? 30,000। बाय द वे ऑफ डाउन पेमेंट 30,000 क्या है आपका डाउन पेमेंट है, और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट जाएगी 20-20 हज़ार की। देखो 30,000 डाउन पेमेंट का गया और 20-20 हज़ार की कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी? 3, तो कितनी 60 और 30 कितना हो गया? 90 में से 84,500 क्या है? मशीन की वैल्यू है। बची कुची क्या है? इंटरेस्ट होगी, ऑब्वियसली क्या होगी? इंटरेस्ट। टुकड़ा में पेमेंट कर रहे हो, ज़्यादा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 5%। निकाल देंगे। मशीन खरीदने की एंट्री करो। मशीन 2 किसने बेची है? हायर वेंडर ने बेची है, तो हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? मशीन 2, और बेचने वाली कंपनी का नाम क्या है? सेलर का नाम है बाय कंपनी लिमिटेड। एंट्री क्या हो गई? मशीन अकाउंट डेबिट टू बाय कंपनी लिमिटेड। कितना? मशीन कितने की? 84,500 की। इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट आपका खर्चा है जो आपको देना है, बाय कंपनी को देना है। एंट्री हो गई इंटरेस्ट टू बाय कंपनी, कितना? 27,525। आया समझ में? कैसे निकाली? देखो, जो आपकी 84,500 है उसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर दो, कितना बचा? 54,500। उस पर कितने की रेट लग जाएगी? 5% की। क्वेश्चन ने दे रखा है। हमने माइनस क्यों किया 30,000? क्योंकि वो तो डाउन पेमेंट है, जो पैसा आज ही दे दिया तो उसमें मैं आगे इंटरेस्ट क्यों दूँ? इंटरेस्ट उस पर दिया जाता है जो पैसा बकाया होता है, जो आपको देना होता है। तो अभी आपको कितना देना है? रिमेनिंग देना है, तो उस पर क्या लगा दो? इंटरेस्ट लगा दो। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 20,000। 20,000 में क्या इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 2725। डेप्रिसिएशन लगा दो मशीन पे। डेप्रिसिएशन टू मशीन कितना? 10% से लगेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट सेम हो जाएगी। 54,500 में से क्या माइनस हो जाएगा? अब आपका जो इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, कितना बचा? 37,225। फिर उस पर क्या लग जाएगी? इंटरेस्ट लग जाएगी। 20,000 के साथ क्या चला जाएगा? 1861 इंटरेस्ट चला जाएगा। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको कैश पेमेंट में से, कैश प्राइस में से क्या माइनस करना है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। निकालना कैसे है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट? डाउन पेमेंट को माइनस करो, इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा। हर साल उस पर इंटरेस्ट देते जाओ विद इंस्टॉलमेंट प्राइस 20,000 ईच ईयर इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्या था? ये टेम्परेरी अकाउंट है जो हायर परचेज में आपने खोला था, जिसमें सारे फ्यूचर की इंटरेस्ट को जमा कर दिया। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आई ईयर बाय ईयर, उसे हम क्या करते गए? राइट ऑफ करते। क्यों बनाते हैं? जिससे कि इंटरेस्ट एक सेपरेट अकाउंट में पड़ी रहे, अकाउंटिंग के लिए इजी रहता है, ठीक है। अब जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, हमेशा क्या लिखते थे आप? इंटरेस्ट टू वेंडर। खर्चे को डेबिट किया जाता है, जिसको दिया जाता है या जैसे दिया जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या करते थे अपन? इंटरेस्ट टू कैश। पहले एंट्री होती थी इंटरेस्ट टू वेंडर, फिर उसका पेमेंट होता था वेंडर टू बैंक। यहाँ इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। सारी की सारी इंटरेस्ट किस में है? अब इंटरेस्ट सस्पेंस में। अब बाद में क्या होगा? ये क्रेडिट होता जाएगा और इंटरेस्ट डेबिट होती जाएगी। दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। आया समझ में? सारी इंटरेस्ट को एक अकाउंट में डाल दो, डेबिट कर दो, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जब जब खर्चा हो, इंटरेस्ट को डेबिट करते जाना, इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करते जाना। माना जाएगा कि यहाँ से पैसा राइट ऑफ होता जा रहा है। आया समझ में? ये होता है आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इसी के साथ आपके पेपर का डिस्कशन खत्म होता है यहीं पे। ओके, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ये जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे शेयर हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैनल की, उसे ज्वाइन करना। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइस एंजॉय दिस।